आप सभी को नमस्ते। क्लास 8th की फिज़िक्स में जो फ्रिक्शन चैप्टर हमने शुरू किया था, ये उसका सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन को समझा था कि फ्रिक्शन है क्या, उसकी डेफिनेशन आपको लिखवाई थी और तमाम बातें की थी कि किस प्रकार हमारे लिए फ्रिक्शन कहीं कहीं ज़रूरी भी है, एक अनिवार्य है, ठीक है ना, एक अनिवार्य खराबी है। इन चीज़ों को समझा था। तो इस सेकंड लेक्चर में हम लोग यहाँ पर 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, जब बात आई कि ये एक अनिवार्य खराबी है जिसकी हमें ज़रूरत है, तो हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ भी करेंगे। और चूँकि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन के होने के कारण हम जो एक्सटर्नल फोर्स, जो अपनी ओर से हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या मोशन में लाने के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की प्रेजेंस के कारण एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो जब हमें ये खराबी परेशान करेगी तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की भी बात करेंगे, ठीक है। आगे आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन से यहाँ मतलब अटैची आपने देखी होगी, कभी अगर यात्रा वगैरह पे गए होंगे तो किस प्रकार टायर लगे होते हैं उन अटैचियों में। वो टायर क्या होते हैं, रोल करते हैं। तो जब टायर रोल कर रहे हैं तब फ्रिक्शन किस प्रकार का होगा। अभी तक जो फ्रिक्शन था वो स्लाइड वाला था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसको कहते हैं। किसी बक्से को ढकेलने की जो बात की थी हमने, उसको समझें। फिर आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड का मतलब होता है तरल, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन से। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमने बताई कि कहीं कहीं हमें फ्रिक्शन एक खराबी है, खर्चीला बल है, वो हमें कहीं परेशान भी कर रहा है और कहीं वो हमारे लिए अनिवार्य भी है। सबसे पहली चीज़ देखो, पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि आप फ्रिक्शन को घटा कैसे सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, भाई देखो फ्रिक्शन है, प्रेजेंट है, तो वो हमें यूज़ में आ रहा है कि हम आसानी से चल फिर रहे हैं। तेल डाल देंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, हम फिसल के गिर सकते हैं, ठीक है। इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो फ्रिक्शन को किस तरह हम कम कर सकते हैं, क्योंकि वो परेशान भी कर रहा है हमें, कहीं ना कहीं अपनी जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं वो अधिक लगानी पड़ रही है। तो कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ, फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है, बात करते हैं। बाय लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को कम करे उसको लुब्रिकेंट्स कहते हैं। क्या है वो, ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिए, आप भूल सकते हैं इसलिए हम यहाँ लिखवा रहे हैं। ऑयल हो गया, कल बात की थी हम लोगों ने कि ऑयल डाल देने से फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। पाउडर हो गया, ठीक है। वाटर ले सकते हैं आप, जहाँ पानी गिरा हो वहाँ कहा जाता है कि आराम से चलना चाहिए। और भी बहुत से हो सकते हैं। एक और कर सकते हैं, बाय बॉल बेयरिंग। अब समझते हैं बॉल बेयरिंग क्या है। बॉल बेयरिंग जो है ये फ्रिक्शन कम करने के लिए होता है। कैसे, बॉल बेयरिंग का डायग्राम भी बहुत अच्छा आपकी बुक में दिया, उसको देखें। और अभी कुछ समय पहले, लगभग 3-4 साल पहले, एक काफ़ी ट्रेंड चला था कि लोग फिजेट स्पिनर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। फिजेट स्पिनर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। उस फिजेट स्पिनर में भी फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि ज़्यादा देर तक फिजेट स्पिनर चल सके, उसके लिए वहाँ पर बॉल बेयरिंग का यूज़ किया गया था, ठीक है। हमने भी लिया था फिजेट स्पिनर, उसको खोल कर देखा भी था, उसमें बॉल बेयरिंग थी, फिजेट स्पिनर उसी पे आधारित है, ठीक है। तो ये तरीके हो गए कि आप किस तरह फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे कैसे। कैसे बढ़ा सकते हैं भाई फ्रिक्शन को। आप अगर सरफेस को रफ करें या इरेगुलरिटीज बढ़ाएं, कुछ इस तरह डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस, अगर हम माइक्रोस्कोपिक उस पर देखें तो हमें कुछ इस तरह, सड़क कोई ले लो, उबड़ खाबड़ जब सड़क होती है तो वहाँ पर आप अपने किसी बक्से को अगर चलाएं, आपका ये बक्सा है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है।
तो ये ऊबड़ खाबड़ है, आप महसूस करके देखिए, यहाँ उतना नहीं, महसूस सोच के देखिए कि अगर आप किसी खड्डे वाली या टूटी फूटी सड़क पर अपने किसी बक्से को खसकाएंगे, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जब आप किसी चिकने सरफेस पर या प्लेन रोड पर चलाएंगे तो आसानी से वो चल सकेगा। ठीक है, साइकिल वगैरह चलाते होंगे तो आपने पाया होगा कि हाँ चिकनी सड़क पर सरसर सरसर एकदम साइकिल चलती है, ऊबड़ खाबड़ में जरा दिक्कत होती है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है जो पिछले लेक्चर में छूट गया था। चूँकि अभी फिलहाल आपको न्यूमेरिकल इतने हैं नहीं तो इसलिए हमारा ध्यान उस पर नहीं गया, यहाँ समझ लें। मान लीजिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स है, आप इसको ढकेलने के लिए, और ये कोई प्लेन सरफेस है मान लो, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन ये सरफेस भी लगाएगा। भले ये प्लेन हमने बनाया है लेकिन कुछ फ्रिक्शन तो लगाएगा ही भाई, क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में तो आ ही रहा है। आपने कोई फोर्स लगाया, ठीक, इस तरफ ढकेलने को, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इस मोशन का वो विरोध करेगा। आप इधर फोर्स लगा रहे हो दाहिनी तरफ, तो क्या हो रहा है कि बक्सा अब आगे बढ़ने को है क्योंकि आपने फोर्स लगाया। लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा? वो कहेगा नहीं, हम मोशन नहीं होने देंगे, इस तरफ आने दो। तो वो उल्टी डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स लगाएगा ताकि कोई मोशन ना हो सके, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे। देखो इस तरह का फ्रिक्शन क्या करेगा? इस तरफ फोर्स लगाएगा। इसको इस तरह दिखाया भी जाता है, आप अभी से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। यूं दिखाते हैं सरफेस के एकदम पैरेलल ऐसे लाइन खींच के, और आधा तीर बनाया जाता है। पूरा तीर जैसे यहाँ बनाया हमने फोर्स दिखाने के लिए, जो एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन के लिए आधा तीर बनाते हैं। ठीक, तो ये फ्रिक्शन है। आपने अगर F फोर्स लगाया, मान लो कैपिटल F फोर्स, कि ये ऑब्जेक्ट मूव करे, तो फ्रिक्शन जानते हो कितना लगाएगा? स्मॉल f से अगर हम डिनोट करें तो ये दोनों बराबर लगाएंगे। इस समय अगर फ्रिक्शन लगा सकता है उतना, तो अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो भाई ऑब्जेक्ट मूव तो करता ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर पाते हो, कर लेते हो, लेकिन कब? जब फ्रिक्शन की औकात के बाहर हो जाता है। उन चीजों को भी समझ लेते हैं, अभी समझ लेते हैं। आप इस टॉपिक को तो समझ गए होंगे, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग वाला। अब देखो यहां पर दो चीजें और समझ लो, रोलिंग फ्रिक्शन में नहीं, इसी चीज में हम यहां बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज फिर एक बार समझते हैं, बहुत देखो इंपॉर्टेंट है, हम इसीलिए टाइम दे रहे हैं। नहीं तो देखो टॉपिक में तो ये 1 2 3 हमने सेक्शन में बांट के रखा हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हम इसलिए बता रहे हैं। यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये सरफेस हो गया। ठीक, आप F फोर्स लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। मान लो आप पर्याप्त तो फोर्स नहीं लगा पा रहे हो। जो बात हमने कही थी कि बक्से पर जब आप हाथ से ढकेलते हो तो ढकलाता है, तो उंगली से ढकेलने पर क्यों नहीं ढकला रहा है? क्योंकि आप उतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं अपनी एक उंगली से। जब आप उतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, उस समय जो फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट को रोके हुआ है, ये बात तो मानते हो कि जब आप पर्याप्त फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं तो किस कारण से ऑब्जेक्ट रुका हुआ है? फ्रिक्शन के कारण रुका हुआ है। ऐसे फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये बात तो एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? यहां पर क्या होता है कि आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन लगा रहा है और रोके हुआ है ऑब्जेक्ट को। ठीक, एक और फ्रिक्शन होता है कब? जब आपने और फोर्स बढ़ा दिया। ठीक, अब ऑब्जेक्ट चलने लगा, मूव करने लगा या मोशन में आ गया। पहला केस तो यह था कि भाई मोशन ही नहीं हो पा रहा है, हम इतना फोर्स ही नहीं लगा पा रहे हैं, फ्रिक्शन हमारे फोर्स के बराबर फोर्स लगा करके उस ऑब्जेक्ट को वहां रोके हुए है ना? बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, फिर हमने फोर्स को बढ़ाया कि नहीं हम बक्से को हिला के दिखाएंगे। जब हमने ये कोशिश की तो फ्रिक्शन की औकात के बाहर हो गया, अब हमें फ्रिक्शन नहीं रोक पा रहा है। ऐसे फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, या आपकी बुक में वर्ड दिया हुआ है स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन? जब ऑब्जेक्ट मोशन में है उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि देखो पहली चीज क्या है कि बक्सा रखा हुआ है, आपने उंगली से फोर्स लगाया। अब समझने की कोशिश करना, बक्सा रखा हुआ है, आपने उंगली से फोर्स लगाया, आप उतना फोर्स नहीं लगा पाए, तो बक्सा हिला नहीं या ऑब्जेक्ट हिला नहीं, फ्रिक्शन उसको रोके हुए है। ऐसा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। फिर आपने फोर्स को बढ़ाया, दोनों हाथ लगाए और बक्से को ढकेलना शुरू किया। अब क्या हुआ? अब बक्सा चलने लगा, आप ढकेलते जा रहे हैं, बक्सा चलता जा रहा है। बक्सा चलता जा रहा है तो भी तो उसी सरफेस पे चल रहा है ना, हवा में तो नहीं ना उड़ रहा है, उसी सरफेस पे चल रहा है। तो उस सरफेस के अभी भी वो कांटेक्ट में है, तो अभी भी फ्रिक्शन काम करेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जरा सा फोर्स दिया और सरसरा के चल दिया बक्सा, ऐसा नहीं है। आप फोर्स देते जा रहे हो, बक्सा चलते जा रहा है, कांटेक्ट में है ना। उस समय जो कांटेक्ट में मोशन के दौरान जो फोर्स लग रहा है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। हमें लगता है बात क्लियर हो गई होगी। स्टैटिक, काइनेटिक। स्टैटिक जब रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, काइनेटिक जब चल रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके मन को अपने शांत करके एक बार सोच भी लीजिए कि स्टैटिक काइनेटिक में क्या बताया हमने, ठीक है। अब चलते हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन में। यहां तक जो फ्रिक्शन आप समझ रहे थे वो था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है जैसे वही कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट हो या बक्से वाली जो बात कही, स्लाइड करते हुए सरफेस पे से सरकते हुए, सीधे सीधे कांटेक्ट वाला, है ना। जैसे यहां बक्सा बनाया था हमने, ये सरफेस है और इस पे ही ये बक्सा भी है, तो ये स्लाइड करते हुए सरकते हुए जा रहा है। ये क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इस तरह का। यहां क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन, जहां पहिए लगे हुए हों, ठीक है ना। पहिए चल रहे हैं, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं या अटैची है, अटैची में ट्रेवल वगैरह किया होगा तो देखा होगा अटैची में पीछे पहिए लगे होते हैं। उन पहियों के कारण आप आसानी से उस अटैची को ले जा पाते हो। एक छोटा बच्चा भी उस अटैची को चला लेता है, भले उसमें काफ़ी भार हो तो भी, लेकिन उतना ही भार अगर किसी बॉक्स में रख दिया जाए और उसको खसकाने को कहा जाए तो वो ज़्यादा कठिन होता है ना, उसमें अधिक फोर्स लगती है। तो ये बात थी स्लाइडिंग की, और ये अभी काइनेटिक, ठीक है। सॉरी, रोलिंग। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है, आप समझ पा रहे हो भाई, कोई भी पहिया लगा हुआ है, रोल होते हुए जा रहा है, ठीक है ना। तो एक लाइन खाली यहां लिख लीजिए आप कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग एफ माने फ्रिक्शन, समझ पा रहे होंगे, ये कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। क्या होता है? कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लिख भी लो चाहे, अगर आपको साइन ये ना समझ में आ रहा हो। वैसे इनइक्वालिटीज पढ़ी होगी हमें लगता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो राइटिंग अगर ना भी समझ में आए, इसीलिए हम साथ साथ बोलते रहते हैं कि अगर आपको लिखा हुआ ना समझ में आ रहा हो तो सुन के आप लिख सकें। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर वही चीज़ हमने लिखी है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, किस तरह हम फ्रिक्शन को घटा सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो, या बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकने वाली भी बात की। दोनों ये जो दो लिखे हुए हैं ये तो घटाने के लिए ही हैं। बॉल बेयरिंग लगा के आप फ्रिक्शन कम कर सकते हो, लुब्रिकेंट्स लगा के, मतलब ऑयल, पाउडर, वाटर, इस तरह से। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में पहिए लगा करके आप उसके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम है। और इस चीज को रटने की मत कोशिश करो कि रोलिंग फ्रिक्शन कम है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है। रटोगे नहीं आएगा, नहीं आएगा। सोच के देखो कि अगर हमें अटैची दी जाती है, कभी ना कभी ट्रेन वगैरह में घूमने गए होगे, अटैची
चलाई होगी तो उसमें पहिए लगे होते हैं, पहियों से आसानी से वो खिंचाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि पहियों के कारण वहां फ्रिक्शन कम हो गया है ना। इस तरह याद रखो, क्योंकि ये चीजें याद रखने वाली नहीं है। ये जो बात हमने कही कि पहियों को सोचो कि पहिए से जब आप अटैची चलाते हो तो वो आसानी से चलती है, बजाय उसके कि जब ढकेलोगे। इस चीज को आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ के सोच सकते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर रटेंगे कि रोलिंग कम स्लाइडिंग ज़्यादा, स्लाइडिंग कम रोलिंग ज़्यादा, रटने के चक्कर में पड़ोगे तो कोई छोटा मोटा टेस्ट भी लिया जाएगा तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे और गलत लिखे आओगे। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्चुअल मीनिंग समझो। कोई ऐसी कोई कठिन कोई रॉकेट साइंस नहीं अभी आपको बता दिया जा रहा है जिसको आप कहीं आसपास देख नहीं पा रहे हैं। सारी चीज़ें तो आंख के आगे दिखती हैं, बस कमी ये है कि दिखती है, हम सोचते हैं नॉर्मल सी तो चीज़ है, क्या इसमें खास क्या है। जब आपको वही चीज़ें बताई जाती हैं और डिटेल में बताई जाती हैं तब आपको लगता है ओ ये था रीज़न। होती चीज़ें आंख के आगे हैं। अभी हो रहा होगा आपके संग, ये सबके संग होता है, हमारे संग भी हुआ है, ऐसा नहीं है। फिर आ जाते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन पे। फ्लूइड का मतलब होता है देखो तरल। तरल से एक बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों में कि तरल वर्ड आपने बोला तो वो सिर्फ लिक्विड को सोचेंगे, पानी को लिक्विड सोचेंगे। लेकिन फ्लूइड का मतलब हम लोग लेते हैं लिक्विड और गैस दोनों से। कोई लिक्विड है तो उसको भी फ्लूइड कह सकते हैं, गैस की बात हो रही है तो वो भी फ्लूइड है। आप क्या करते हो, फ्लूइड बोला या तरल बोला तो लिक्विड, गैस दिमाग में ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। आना चाहिए, क्योंकि यूज लिक्विड और गैस दोनों के लिए हम करते हैं वर्ड को। देखो फ्लूइड फ्रिक्शन में कुछ ऐसा लिखवाना नहीं है, सिंपल आपको समझा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगी चीज़ें। देखो जैसे पानी है, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों है, तो लिक्विड के रूप में हम पानी ले लेते हैं। आप पानी में जब तैरते हैं तो पानी भी तो आप पर फोर्स लगाता है, लेयर बाय लेयर उसमें भी तो बनी हुई है, कई सरफेसेस हैं ना पानी के। तो पानी भी आप पर जो फोर्स लगा रहा है, जो एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है, रेजिस्टेंस है ना, अवरोध उत्पन्न कर रहा है जो आपकी तैराकी में, उसकी लेयर्स के कारण, वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है। दूसरा गैस के रूप में लें हम, तो यहाँ देखो आसपास हवा है, तो कहीं ना कहीं हवा भी अवरोध उत्पन्न करती है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए, आपने देखा होगा चिड़िया जो है या कोई भी पक्षी हैं, उनका आकार कैसा है, पंख यूं हैं उनके, और वो इस प्रकार हवा में उड़ते हैं। ठीक है। चूँकि वो हवा में ही उड़ रहे हैं, उनका जितनी भी यात्राएं हैं उनकी, या आना जाना जो भी है, वो हवा में हो रहा है, उड़ करके हो रहा है, तो उनकी जो बॉडी डिज़ाइन की गई है वो उसी अनुरूप है कि ये आराम से उड़ सकें। उसी आइडिया को लेते हुए कि हाँ चिड़िया उड़ पा रही है, उसी आइडिया को लेते हुए एयरप्लेन का शेप बनाया गया। आपकी बुक में भी डायग्राम है, वैसे भी आपने देखा होगा कि एयरप्लेन वगैरह का जो आकार होता है वो चिड़िया की तरह या किसी पंछी की तरह, पक्षी की तरह होता है, पंख यूँ फैले होते हैं। पतंग आपने उड़ाई होगी अगर, तो पतंग को हल्का कर्व किया जाता है, हल्का सा उसका छत्ता मोड़ते हैं। ठीक है, उसकी लकड़ी को जो होती है उसको हल्का सा मोड़ा जाता है ताकि वो वैसे शेप में आए और आसानी से फिर उड़ सके। ठीक है, तो यहाँ 3 टॉपिक हमने समझे, इन किस प्रकार हम घर्षण को, फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है कि ज़्यादा होता है, पहिए की बात है, आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया और मैथमेटिकल भी लिख दिया। फ्लूइड फ्रिक्शन आपको समझा दिया। ठीक है, ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया, 2 लेक्चर में ही देखिए खत्म हो गया। कितना सिंपल, कितना इंटरेस्टिंग, और कोई ऐसी बड़ी खास बात नहीं, सब हमारी आंख के आगे है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, तो अभी तक इससे दूर थे। आज हमने इन चीज़ों को जान लिया। ठीक है, कितनी खुशी की बात है कि आज कुछ नया जाना। तो अब आपकी बारी है, अब आप बुक को पढ़िए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में नए चैप्टर्स के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।